हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2020 को एचएससी का जो री एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर है हमारा मैथमेटिक्स का, जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे, तो उस क्वेश्चन पेपर को हम इस सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने उस क्वेश्चन पेपर से सेक्शन ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड था और क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन 1 सेंटेंस था। क्वेश्चन नंबर 1 हमें 16 मार्क्स के लिए वहाँ पे 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे। उसमें से 4 सब क्वेश्चंस पार्ट 1 पे थे और 4 सब क्वेश्चंस पार्ट 2 पे। तो 16 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 था और 4 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 16 + 4 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमने इससे पहले पार्ट में सॉल्व किया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपको आने वाले अप्रैल 2021 के एग्जामिनेशन में रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पेपर पैटर्न पता चलेगा। सेक्शन ए जैसे हमें 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, उसी प्रकार से सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 16 मार्क का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे सेक्शन बी में। ओके, तो देखिए सेक्शन बी में हमें इसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। देखिए, हम सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हमें क्वेश्चन पेपर का, मतलब इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से स्टेप्स को मार्क्स रहेंगे। बोर्ड का जो मॉडल आंसर पेपर रहता है, वो मॉडल आंसर पेपर में कौन कौन से स्टेप्स को मार्क्स दिए गए हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर का आंसर पेपर में सॉल्यूशन लिखना इतना ही काफ़ी नहीं है। सॉल्यूशन लिखते समय हमें कुछ बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कुछ बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं तो उस सॉल्यूशन में किस प्रकार के स्टेप्स को मार्क्स दिया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे मैथमेटिक्स में मार्किंग्स हाफ मार्किंग स्कीम नहीं है। इसका मतलब अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो गलत हुआ तो आपको 0 मिलेंगे, या फिर 1 मार्क मिल सकता है, या फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। हाफ, 1 एंड हाफ, इस प्रकार के मार्क्स यहाँ पे आपको दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का मार्किंग स्कीम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते समय हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ सॉल्यूशन लिखना यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन उस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। कौन से स्टेप्स को मार्क्स दिए रहते हैं, ये भी इन सभी बातों का डिस्कशन हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय कर रहे हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, या फिर जो हमारी सीरीज चलेगी, जैसे हमने पार्ट 1 इससे पहले लिया है, आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं, जहां हम सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडल आंसर पेपर। जो मॉडल आंसर पेपर बोर्ड ने हमें दिया है, तो उस मॉडल आंसर पेपर को सामने रखते हुए, हमारे नज़र के सामने रखते हुए इन पेपर को हम इस पेपर के सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हर एक स्टेप को मार्क दिया गया है, वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब हर एक यहाँ का सब क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा, क्योंकि हमें 8 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 16 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी 16 मार्क्स का, मतलब अब तक हम 36 मार्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होंगे जब हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, राइट कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है और इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। देखिए, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, तो सॉल्यूशन 2 मार्क्स के लिए है।
और यहाँ पे हमें कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है। इसका मतलब कॉन्वर्स के लिए 1 मार्क रहेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए 1 मार्क रहेगा। तो डायरेक्टली कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। या तो पहले आप इसे, ध्यान दीजिए, पहले आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कॉन्वर्स लेना है मतलब क्या, देन के बाद जो आता है इसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। इफ और देन के बीच में जो है इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन के बीच में जो रहेगा उसे कहेंगे हम एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो रहेगा उसे कहेंगे हम कॉन्सिक्वेंट। कॉन्वर्स लेना है मतलब कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट को इंटरचेंज करना है, अदला बदल करनी है उनकी। तो यहां का कॉन्वर्स रहेगा इफ f ऑफ x इज डिविजिबल बाय, ध्यान दीजिए, इफ f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 देन f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है। चाहे तो आप इसको p और इसे q कंसीडर करके इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका सिंबॉलिक फॉर्म p कंडीशनल q रहेगा तो उसका कॉन्वर्स q कंडीशनल p रहेगा। लेकिन देखिए हमें कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है तो कॉन्वर्स के लिए 1 मार्क रहेगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे 1 मार्क रहेगा, ठीक है ना, यहाँ 1 मार्क दिया जाएगा आपको अगर आपने इतना लिखा है। और इसके बाद हमें लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है मतलब क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ का जो एंटीसीडेंट है उस यहाँ का जो कॉन्सिक्वेंट है, इस कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है। इफ कॉन्सिक्वेंट का निगेशन देन एंटीसीडेंट का निगेशन, मतलब यहाँ का कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहेगा इफ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब सिर्फ इस कॉन्वर्स में हमें निगेशन लेना है। इस कॉन्वर्स के इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना है और इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना है, तो उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ f ऑफ x इज नॉट डिविजिबल बाय x माइनस 2। सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट ऐड करना है कॉन्वर्स में, इस स्टेटमेंट में नॉट ऐड करना है, इस स्टेटमेंट में नॉट ऐड करना है। देन f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 को हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको 1 मार्क अलॉट किया जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस स्टेप को 1 मार्क और इस स्टेप को 1 मार्क रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इफ इट्स कोटर्मिनस एजेस आर गिवन बाय द वेक्टर्स। पैरेललोपाइप मतलब ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगी जिस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर को 6 साइड्स रहेंगे, मतलब 6 सरफेसेस रहेंगे, नॉट साइड, 6 सरफेसेस। जैसे हमारा जो रूम रहता है उस रूम को टोटल 6 सरफेसेस है, साइड के 4 सरफेस, ऊपर का छत जिसे कहते हैं हम 1 सरफेस और नीचे का 1 सरफेस, ऐसे 6 सरफेस रहते हैं। तो ऐसा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका हर एक सरफेस पैरेललोग्राम रहेगा उसे कहते हैं हम पैरेललोपाइप, ठीक है ना। जो भी चौकोनी बॉक्स रहेगा, ठीक है ना, जैसे हमारा रूम जो है तो रूम को 4 दीवार रहती है उसे हम सरफेसेस 4 सरफेसेस कहेंगे, ऊपर का जो छत रहेगा उसे 1 सरफेस कहेंगे और नीचे का जो बेस है उसे हम 1 सरफेस कहेंगे। तो ऐसे 6 सरफेसेस रहेंगे, ओके। तो उसका हर एक सरफेस पैरेललोग्राम रहता है, तो उस प्रकार के ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल फिगर को हम कहते हैं पैरेललोपाइप। तो उस पैरेललोपाइप का हमें वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। पैरेललोपाइप के हमें कोटर्मिनस एजेस दिए गए हैं, वेक्टर a बार, वेक्टर b बार एंड वेक्टर c बार आर द कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप। कोटर्मिनस मतलब जैसे ये है, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये कोटर्मिनस हुआ, इन दोनों का ओरिजिन जो एक ही है तो इसे कहते हैं हम कोटर्मिनस। तो ऐसे में 3 कोटर्मिनस एजेस दिए गए हैं, ठीक है ना, ये 2 है और यहां पे ये तीसरा रहेगा, तो इसे कहते हैं हम कोटर्मिनस एजेस। ये पेन जो रेड, आपको रेड मार्कर दिख रहा है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, तो इनको कहेंगे हम कोटर्मिनस, क्योंकि ये तीनों भी एक पॉइंट से निकल रहे हैं तो इनको कहते हैं हम कोटर्मिनस एजेस। तो हमें पैरेललोपाइप के कोटर्मिनस एजेस दिए गए और यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में, जो नया सिलेबस का टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 193 क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है।
क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 1 पे था, मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक पहला चैप्टर, और ये है वेक्टर्स चैप्टर पे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5। हमारा चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, फिर मैट्रिसेस, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और 5 नंबर का जो चैप्टर है वेक्टर्स, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो किस स्टेप के लिए मार्क्स रहेंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। देखिए हमें को टर्मिनस एजेस दिए गए ए बार, बी बार, सी बार। चाहे तो आप सोल्यूशन में यहाँ पे लिख सकते हो ए बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, बी बार इक्वल्स टू जे कैप प्लस के कैप, एंड सी बार इक्वल्स टू के कैप प्लस आई कैप। ये सभी यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है ना। आई जे के दिस आर द यूनिट वेक्टर्स, कैप है तो यूनिट वेक्टर्स है। बी ये क्या है, आर द कोटर्मिनस एजेस, आर द कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप। ये पैरेललोपाइप के कोटर्मिनस एजेस है, ध्यान दीजिए। ओके, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। ये पता है हमें, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इसे 1 मार्क रहेगा, ठीक है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आंसर को 1 मार्क दिया रहेगा, ठीक है। नो बॉक्स ऑफ ए बार, बी बार, सी बार, तो हमें ए बार के कंपोनेंट्स लिखने हैं, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है, के कैप नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 लेना है। यहाँ पे के कैप एब्सेंट है, अब यहाँ पे आई कैप एब्सेंट है तो उसका कोएफिशिएंट हमें 0 लेना है। फिर जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है, के कैप का कोएफिशिएंट 1 है। सी बार मतलब फर्स्ट रो में ए बार के कंपोनेंट, सेकंड डिटरमिनेंट के सेकंड रो में बी बार के कंपोनेंट्स, और डिटरमिनेंट के थर्ड रो में सी बार के कंपोनेंट्स लिखने हैं। सी बार को कंपोनेंट्स लिखते समय ध्यान दीजिए, के कैप इसका कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे लिखना है। पहले हमें आई कैप का, फिर बाद में जे कैप का, फिर बाद में के कैप का लिखना है। आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे जे कैप एब्सेंट है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे हम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। बहुत ही ईजी है, 1 इंटू, जब हम इसे कंसिडर करते हैं इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें ड्रॉप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 1 माइनस 0, माइनस 1 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 0 माइनस 1, और फिर यहाँ पे प्लस 0 इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। वैसे तो ये हमें 0 ही आंसर देगा, ठीक है ना। देखिए 1 इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमने छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया है। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमने साइन चेंज किया, माइनस लिया है, ठीक है। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। थर्ड एलिमेंट 0, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1, माइनस 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 1, और थर्ड एलिमेंट रहेगा 0। तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस 1 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल्स टू 2। लेकिन वॉल्यूम है तो इसे लिखना है हमें क्यूबिक यूनिट्स में, ध्यान दीजिए। हालांकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखते समय यहाँ पे यूनिट हमें नहीं दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप लिखेंगे हम 2 क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो देखिए ये रहेगा 1 मार्क के लिए स्टेप। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें 1 मार्क फॉर्मूला को है और 1 मार्क आंसर को है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे 2 क्यूबिक यूनिट्स इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ आंसर 2 लिखा तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, आपको 2 के साथ यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्यूबिक यूनिट्स आपको लिखना ही है। ओके, देयरफॉर देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इक्वल्स टू क्या मिला है, 2 क्यूबिक यूनिट्स। ये वेक्टर चैप्टर पे क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स चैप्टर पे है, मैथमेटिक्स पार्ट 1 के। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स -1 2 -3 4। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है -1 2 -3 4, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सब क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब एक्सरसाइज 2.2 जो है उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 उसमें सब क्वेश्चन फर्स्ट है। यहाँ पे हमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं दिए हुए मैट्रिक्स के, और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है।
देखिए अब यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा। यहाँ हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए -1 2 -3 4। इसके हमें को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमें पता है को फैक्टर्स के लिए हम कैपिटल ए सिंबल लेते हैं। A11 रहेगा, यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स है तो 4 को फैक्टर्स मिलेंगे। A11 A12 A11 इस एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, और ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में है A22। ओके, नाउ A11 इक्वल्स टू -1 रेज टू 1 + 1 पता है हमें। A12 अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है -1 रेज टू 1 + 1 साथ में M11 इसका माइनर, -1 रेज टू 1 + 2 साथ में M12, यहाँ फिर -1 रेज टू 2 + 1। क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो सफिक्स है इन सफिक्स का सम हम इंडेक्स में लेते हैं। -1 रेज टू 2 + 1 साथ में M21, यहाँ पे -1 रेज टू 2 + 2 साथ में M22, इस प्रकार से रहेगा। नाउ -1 रेज टू 1 + 1 मतलब -1 का स्क्वायर। ओके, अब ये M11 हम किस प्रकार से लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो पहला सफिक्स रो के लिए, दूसरा सफिक्स कॉलम के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है तो हमारे पास रहेगा 4। ओके, फिर यहाँ पे -1 रेज टू 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है हमें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर छोड़ दिया हमने तो यहाँ रहेगा -3। ठीक है, -1 रेज टू 2 + 1 मतलब -1 रेज टू 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो यहाँ रहेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ -1 रेज टू 4, हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम अगर छोड़ दिया तो कितना रहेगा, -1। ठीक है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो -1। नाउ लुक हियर, अब हमारे पास क्या रहेगा, -1 का स्क्वायर +1। देखिए -1 का पावर अगर इवन नंबर आता है तो आंसर 1 रहेगा, -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 रहेगा। तो ये 1 × 4 होगा, ये यहाँ पे -1 × -3 क्योंकि -1 का पावर ऑड है। यहाँ पे भी -1 का पावर ऑड है तो -1 × 2 और यहाँ पे 1 × -1 क्योंकि -1 का पावर इवन नंबर है। ओके, नाउ 1 × 4 इज 4, -1 × -3 इज +3, -1 × 2 is -2 and 1 × -1 is -1। ठीक है ना, तो देखिए अब को फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, 4 3 -2 -1। ओके, तो देखिए ये जो 4 फैक्टर्स यहाँ मिले हैं हमें, ध्यान दीजिए, इनको मिला के इन 4 को फैक्टर्स को, मतलब 4 को फैक्टर का जो फॉर्मूला है, हर एक को फैक्टर का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है तो इसके लिए 1 मार्क रहेगा। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 ये जो फॉर्मूला हमारे पास, हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं इसके लिए 1 मार्क रहेगा। और लास्ट जो हमें आंसर लिखना है, देयरफॉर दी को फैक्टर्स, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर क्या क्या है। देखिए A11 इक्वल्स टू 4, फिर इसके बाद A12 इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, फिर इसके बाद A21 इक्वल्स टू -2 और A22 इक्वल्स टू -1। इसके लिए यहाँ पे 1 मार्क रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 2 मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सॉल्यूशन के लिए। देखिए कभी कभी आपको, जैसे यहाँ पे सिर्फ को फैक्टर्स पूछे, कभी कभी एलिमेंट के को फैक्टर का मैट्रिक्स भी पूछा जा सकता है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उसके अगर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा अगर जाता है तो फिर हम उसका मैट्रिक्स भी बना लेंगे। उस मैट्रिक्स में A11 A12 A21 A22 इनको लिखना है। ये जो कैपिटल A है ये हम को फैक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल a हम यूज़ करते हैं ये रहता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के। वेक्टर्स के बाद का जो चैप्टर है लाइन एंड प्लेन, तो इस चैप्टर पे ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x+2/2 इक्वल्स टू 2y - 5/3 इक्वल्स टू और z इक्वल्स टू -1। ऐसे इक्वेशंस हमें यहाँ पे दिए लाइन का इक्वेशन, और इस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं।
देखिए इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में जो ए बी सी रहते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्शन रेशोज। अगर डायरेक्शन रेशो हम फाइंड कर सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशोज वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए पहले हमें डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने हैं। लुक हियर, लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस टू अपॉन टू इक्वल्स टू टू वाई माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू सॉरी, और यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन दिया है z इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसे देखिए हम लिख सकते हैं x माइनस टू अपॉन टू, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि y के साथ हमें कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, y के साथ कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा y माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 2 से डिवाइड किया है। और इसे देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं z प्लस -1 अपॉन लुक हियर 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब देखिए ये z सॉरी इधर आए बाद ये प्लस होगा, z माइनस -1 इस प्रकार से z माइनस -1 अपॉन 0 इक्वल्स टू 0। या फिर इसे अगर मतलब ये इस प्रकार का है तो अगर ये इस प्रकार का है तो इसका डिनोमिनेटर 0 रहेगा। तो देखिए हमने इसे इस प्रकार से भी रखा यहाँ पे एज इट इज़, तो भी हमें पता चलता है कि z का डिनोमिनेटर हमें क्या लेना है, 0 लेना है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द DRS डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन लाइन आर, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या रहेंगे, 2, 3/2, 0। इन्हें कहेंगे हम a, b, c। इसका मतलब a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3/2 और c का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, नाउ अंडर रूट फाइंड करते हैं a² प्लस b² प्लस c², क्योंकि ये लगेगा हमें अब। नाउ अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2² इज 4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 25, मतलब ये रहेगा अंडर रूट 25 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5/2। ओके, नाउ लुक हियर, अब हमें क्या करना है, हमें अब फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, नाउ द DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को हम कहते हैं LMN, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसे कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। तो L इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, a अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ओके, m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट अगेन a² प्लस b² प्लस c²। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू व्हाट इज a नाउ, a इज 2 अपॉन 5 अपॉन 2, इसका मतलब ये रहेगा 4/5। ओके, फिर m का वैल्यू, m इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ b इज 3/2, 3/2 अपॉन 5/2, 2 कैंसिल होगा तो ये मिलेगा हमें 3/5। ठीक है, और इसी प्रकार से n इक्वल्स टू, देखिए n इक्वल्स टू क्या रहेगा, c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। c का वैल्यू 0 है, 0 अपॉन 5/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस, चाहे तो आप इसे शॉर्ट में DCS भी लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर। इसके डायरेक्शन कोसाइंस देखिए क्या क्या रहेंगे, फिर 4/5, 4/5, 3/5, 0। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सही या नहीं हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास कंडीशन है, देखिए L² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1।
डायरेक्शन कोसाइंस इस प्रकार का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। L² + M² + N² = 1, इसका स्क्वायर 16/25, इसका स्क्वायर 9/25, 16/25 + 9/25 25/25 1, इसका स्क्वायर 0, 1 + 0 1। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा। हमने यहाँ पे जो DRS फाइंड की है इसे 1 मार्क रहेगा, और जो DCS फाइंड किए इसे 1 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट cos of 2 अल्फा प्लस cos of 2 बीटा प्लस cos of 2 गामा इक्वल्स टू -1। ये क्वेश्चन है वेक्टर्स चैप्टर पे। ठीक है, देखिए पुराने सिलेबस में वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन, ऐसे 3 चैप्टर्स सेपरेट हुआ करते थे। लेकिन अब इस नए सिलेबस में वेक्टर्स के साथ में ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को जोड़ दिया गया है। मतलब इन 3 चैप्टर को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहले था वेक्टर्स, फिर था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर उसके बाद लाइन, फिर उसके बाद प्लेन, ऐसे 4 चैप्टर्स हुआ करते थे। सॉरी, पुराने सिलेबस में ये 4 चैप्टर्स हुआ करते थे। इन 4 चैप्टर्स को अब ये नए सिलेबस में 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले 2 चैप्टर को वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को साथ में लिया है, लाइन एंड प्लेन को साथ में लिया, मतलब 4 चैप्टर को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है पुराने चैप्टर में, ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर का हुआ करता था, लेकिन अब नए सिलेबस में ये क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर का ही है। ओके, लेकिन अभी का देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर पुराने सिलेबस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, लुक हियर, अब ये वेक्टर चैप्टर पे है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट cos of 2 अल्फा प्लस cos of 2 बीटा प्लस cos of 2 गामा इक्वल्स टू -1। इसे प्रूव करने के लिए हमें रिजल्ट पता है, जस्ट मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। L² + M² + N² इक्वल्स टू 1, इसका मतलब cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल्स टू 1। तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमें LHS यहाँ क्या दिया गया है। LHS इज cos of 2 अल्फा प्लस cos of 2 बीटा प्लस cos of 2 गामा। अब इस cos of 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं cos of 2 थीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास है, cos of 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। cos of 2 बीटा को हम क्या लिख पाएंगे, 2 cos स्क्वायर बीटा -1। cos of 2 गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 2, ध्यान दीजिए, 2 cos स्क्वायर गामा -1। सिंस यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है कौन सा, cos of 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा हम साथ में लेते हैं। 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा, -1 ये रहेगा -3। ठीक है, अगर सपोज यहाँ से हमने 2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -3। अब ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 है, जिसे हम L² प्लस M² प्लस N² कहते हैं, -3। सिंस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ 2 into 1 is 2, 2 - 3, 2 - 3 is -1, और यही यहाँ का RHS है। Therefore LHS इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, RHS। ओके, अब देखिए ये है 1 मार्क के लिए। ये 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, ये जो स्टेप है इस स्टेप को 1 मार्क रहेगा, और ये लास्ट वाला जो स्टेप यहाँ तक जो पहुँचा है -1 तक, इसे रहेगा 1 मार्क। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, हर एक जगह पे आप LHS लिख सकते हो, LHS लिखना ठीक रहेगा। ओके, इस प्रकार से LHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 प्लेन चैप्टर पे है, लेकिन अब इस नया पुराने सिलेबस में सिर्फ प्लेन चैप्टर पे ऐसा कहेंगे, नए सिलेबस में लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर पे है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 6 units from the origin and is normal to the vector 2i cap minus j cap plus 2k cap। मतलब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है,
यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें जो जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं p, इसका वैल्यू दिया है 6 यूनिट्स। ओके, फिर n बार इक्वल्स टू हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब इस n बार से हम n कैप फाइंड करेंगे। n कैप इक्वल्स टू n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार। ओके, n बार इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ n बार, मतलब ये जो वेक्टर n बार है इस वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। मतलब हमें स्क्वायर रूट में लेना है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ के -1 का स्क्वायर +1 और यहाँ का कोएफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर +4। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इन सभी का सम लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देखिए n कैप इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √9। √9 मतलब 3। देयरफॉर n कैप इक्वल्स टू 1/3 इनसाइड द ब्रैकेट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये n कैप है। ओके, नाउ द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन रहेगा r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p। नाउ r बार डॉट व्हाट इज n कैप, n कैप इज 1/3 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू कितना है, p का वैल्यू 6। इस 3 को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयरफॉर r बार डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू रहेगा 18। तो ये रहेगा यहाँ का वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना, ये यहाँ का वेक्टर इक्वेशन है। अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन पूछा गया तो हम क्या करेंगे, देखिए सिर्फ इक्वेशन अगर पूछा जाता या फिर सिर्फ अगर यहाँ पे इक्वेशन ऐसा कहा गया, जैसे वेक्टर इक्वेशन है सिर्फ इक्वेशन कहा गया, तो इस r बार को हमें आर बार की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इस r बार का मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का डॉट इसके साथ लेना है। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, ये जो n कैप हमने फाइंड किया है इसके लिए 1 मार्क रहेगा, यूनिट वेक्टर जो फाइंड किया है, और ये जो r बार हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड किया है इसके लिए 1 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस, 12 सब क्वेश्चंस हमें, मतलब 12 क्वेश्चंस या फिर 12 सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे सेक्शन बी में। ठीक है ना, ये 12 जो क्वेश्चंस हैं इसमें से पहले 6 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पार्ट 1 पे रहेंगे और नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पार्ट 2 पे रहेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 6 क्वेश्चंस जनरली रहेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 पे। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चन मैथ्स पार्ट 1 पे थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 14 तक के 6 क्वेश्चंस है ये मैथमेटिक्स पार्ट 2 पे है। लुक हियर, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंटिन्यूटी चैप्टर पे, ये पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था कंटिन्यूटी, लेकिन अब हमारा जो नया सिलेबस है, नया टेक्स्ट बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन है। तो ये चैप्टर आपको आपके सिलेबस में नहीं है कंटिन्यूटी, मतलब ये प्रॉब्लम भी आपके सिलेबस से नहीं है। ओके, लेकिन देखिए चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 के कौन से वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं गिवन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच होगा, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू हम ले सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x। नाउ देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब हमें ऐसा x लेना है जिस x में जो x 1 से बड़ा हो, ऐसा f ऑफ x हमें लेना है, सॉरी ऐसा f ऑफ x हमें लेना है जो f ऑफ x, जिस f ऑफ x में x 1 से बड़ा रहेगा, x ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर दैन 1 यहाँ पे है, तो यहाँ हम ले सकते हैं 4x प्लस 3। नाउ इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू -1, मतलब हमें उस f ऑफ x को कंसिडर करना है जिस f ऑफ x में x 1 से छोटा रहेगा, x लेस दैन 1।
तो ये है k प्लस एक्स, क्या है k प्लस एक्स। ओके, चलिए अब हम इसका लिमिट लेते हैं। देयरफॉर 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1k प्लस 1 या फिर 1 प्लस k। x टेंस टू 1 है तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 1 रखना है, यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 रखना है। देयरफॉर 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू 7 माइनस 1, देयरफॉर k इक्वल्स टू 6। तो देखिए यहाँ पे k का वैल्यू हमें 6 मिला है। ठीक है, लुक हियर, अब 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1 मार्क इस टाइप को है और 1 मार्क फाइनल आंसर जो हमने k का वैल्यू फाइंड किया है k इक्वल्स टू 6 इसके लिए है। टेक जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नए सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 2 है टेक्स्ट बुक में हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इस चैप्टर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इस फंक्शन पे मतलब इस टॉपिक पे, इस आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में। ठीक है, नाउ लुक हियर, एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेसेसरी है। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हमें एफ डैश ऑफ x मिलेगा 2x प्लस 2। ओके, फंक्शन इज इंक्रीजिंग सिंस यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या फिर हम ऐसा कहेंगे द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो फंक्शन है किस टाइप का दिया है हमें, इंक्रीजिंग टाइप का दिया है। देयरफॉर इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 रहेगा, देयरफॉर 2x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0 रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मतलब 2x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। नाउ देयरफॉर 2x प्लस 2 अगर ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो 2x ग्रेटर दैन माइनस 2 एंड देयरफॉर x ग्रेटर दैन माइनस 2 अपॉन 2, देयरफॉर x ग्रेटर दैन माइनस 1। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया है, द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। यहाँ का जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग कब रहेगा, इफ x ग्रेटर दैन माइनस 1। x ग्रेटर दैन माइनस 1 इसका मतलब क्या, x माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। दैट इज माइनस 1 तो नहीं है लेकिन माइनस 1 से बड़ा है, और माइनस 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखिए x बिलोंग्स टू हम ले सकते हैं ओपन इंटरवल माइनस 1 टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है नंबर लाइन पे, तो माइनस 1 से बड़ा, माइनस 1 तो नहीं है लेकिन माइनस 1 से बड़ा है, माइनस 1 से बड़ा मतलब इधर रहेगा। तो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, पता नहीं है हमें, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ओपन रखा है, क्योंकि पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या है तो उसको हम क्लोज ही नहीं कर सकते। और वैसे ये माइनस 1 से बड़ा है तो माइनस 1 को भी हमें क्लोज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अब हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। हमारा सिलेबस जो है इसमें भी है, और इस साल आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 2021 के अप्रैल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, स्टेट बोर्ड का आपका जो एग्जाम रहेगा। तो अब ये 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, ये जो लिखा है हमने, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, 2x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0, इसको 1 मार्क रहेगा। और ये जो फाइनल आंसर हमने फाइंड किया है इसे 1 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, डेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है। हम i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कंसिडर करते हैं 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x dx। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसे हमने कंसिडर किया है। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x को लेते हैं हम x रेज टू 1/2 और फिर ये dx। इसे चलिए सेपरेट करते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस 3x अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस 2 अपॉन x रेज टू 1/2 dx। ओके, हमें पता है लॉ ऑफ इंडाइसेस में अगर बेस सेम है और डिवीजन है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो हम इंडाइसेस का डिफरेंस लेते हैं। 2 - 1/2 इट विल बी x रेज टू 3/2।
यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये रहेगा 3x रेज टू 1/2। ओके, अब इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम 2x रेज टू माइनस 1/2 और साथ में है dx। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब चलिए इंटीग्रेट ही करते हैं डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट करते समय हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का फॉर्मूला ये है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देयरफॉर i इक्वल्स टू x रेज टू 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, 5/2 अपॉन 5, सिंपल सा है। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 प्लस 1 2.5, 2.5 मतलब 5/2। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा 3x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पे रहेगा 2x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 फ्रॉम लुक हियर 0 to 1। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर i इक्वल्स टू, चाहे तो हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं हम 2/5 x रेज टू 5/2 चलेगा, प्लस इसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू, ध्यान दीजिए 3 इंटू 2/3 x रेज टू 3/2 रहेगा। 3/2 अगर ऊपर आया तो 2/3, जैसे 5/2 ऊपर आया तो हमें 2/5 मिला है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा प्लस 2 इंटू 1/2 इज 2/1। ओके, 2/1 मतलब सिंपली 2 रहेगा, 2x रेज टू 1/2 फ्रॉम 0 to 1। अब लेना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहे तो और एक बार इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस 3 कैंसल, 2x रेज टू 3/2 प्लस 4x रेज टू 1/2 0 to 1। अब लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है मतलब पहले हमें x का वैल्यू 1 रखना है माइनस फिर x का वैल्यू 0 रखना है। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ 2/5 फिर यहाँ पे 2 और यहाँ 4 मिलेगा, क्योंकि x रेज टू 5/2 1 रेज टू 5/2 1, 1 रेज टू 3/2 1, 1 रेज टू 1/2 1 माइनस, अब यहाँ पे x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, 0 रेज टू 5/2 0 तो ये टर्म 0 बनेगा, 0 रेज टू 3/2 0, 2 इंटू 0 0 बनेगा, 0 रेज टू 1/2 0, 4 इंटू 0 0 रहेगा। देयरफॉर i इक्वल्स टू 2/5 प्लस 6 एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू 5 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 प्लस 2 32, तो ये रहेगा 32 अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए इसमें से बहुत सारे स्टेप्स आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, इतने सारे स्टेप्स मैंने जो लिखे हैं इसमें से आप जंप भी ले सकते हो डायरेक्टली। इसके बाद आपने डायरेक्टली ये स्टेप लिया तो भी चलेगा, मतलब ये 2 स्टेप्स को आपने ड्रॉप किया तो भी चलेगा। इसके बाद ये स्टेप रहेगा। ओके, और ये जो स्टेप है इस स्टेप को आपको 1 मार्क दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे इंटीग्रेट किया है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क का, यहाँ पे इसको 1 मार्क रहेगा इस स्टेप को, और इस स्टेप को 1 मार्क रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इसे इंटीग्रेट किए बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको 1 मार्क, और जो फाइनल आंसर हमारे पास है उसे 1 मार्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पे पूछा गया है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसका मतलब dx का कोएफिशिएंट x का टर्म रहना चाहिए और dy का कोएफिशिएंट y का टर्म रहना चाहिए। लुक हियर, इक्वेशन हमें दिया है dy/dx इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। ठीक है, नाउ देयरफॉर चाहे तो हम इसे फर्स्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर अब इसे हम लिख पाएंगे dx इधर ट्रांसफर करते हैं, 1 + y² को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो dy अपॉन 1 + y² इक्वल्स टू dx अपॉन 1 + x²। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 1 + y² dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + x² dx। देखिए dy का कोएफिशिएंट y का टर्म है, dx का कोएफिशिएंट x का टर्म है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, VSF, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
यहाँ पे हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज़ किया है। अब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है। tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, इसलिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई। इसी प्रकार से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा tan इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ पे c। ओके, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ओके, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा। इस स्टेप को यहाँ पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा और ये जो फाइनल आंसर है इसको 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 13 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्टेन करना है रैंडम वेरिएबल का विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पीडी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसके लिए हमें पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिस टेबल में पहला कॉलम xi का, दूसरा कॉलम pi का और तीसरा कॉलम रहेगा xi pi का। अब xi के कॉलम में 1, 3, 5, 6 ये वैल्यूज़ लेने हैं, pi के कॉलम में 0.1, 0.2, 0.4, 0.3। ओके, ये वैल्यूज़ हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। 1 इंटू 0.1, 0.1, 3 इंटू 0.2, 0.6, 5 इंटू 0.4, इट विल बी 2.0। ओके, 6 इंटू 0.3 ये रहेगा 1.8। अब इन सभी का हमें सम लेना है, समेशन ऑफ xi pi, समेशन ऑफ xi pi इक्वल्स टू क्या है, देखिए 0.1 प्लस 0.6 0.7, 0.7 प्लस 2.0 2.7, 2.7 प्लस 1.8 इट विल बी 4.5। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे हम e ऑफ x कहते हैं या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ओके, इक्वल्स टू क्या है, समेशन xi pi एंड देयरफॉर e ऑफ x इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू समेशन xi pi का वैल्यू हमारे पास कितना है 4.5। तो ये रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये जो टेबल हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, इसे 1 मार्क रहेगा और यहाँ का जो फाइनल आंसर है इसे 1 मार्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वैसे अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए था। मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगा पेपर सेटर को इसके बारे में, क्योंकि पेपर सेटर ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कम से कम क्वेश्चन का जो सोल्यूशन का लेंथ है उस सॉल्यूशन के लेंथ को देख के पेपर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, वैसे 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा होता है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, 2 मार्क्स के लिए लेकिन ये बहुत बड़ा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए और आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही 8 क्वेश्चंस को चॉइस करना है कि जिसको सॉल्व करने में हमें कम समय लगे और वहाँ पे स्टेप हमें पता हो कि किस स्टेप्स को कितने मार्क्स, मतलब कौन से स्टेप को यहाँ पे 1 मार्क दिया जाएगा। तो ये चॉइस, तो ये आप प्रैक्टिस से कर पाएंगे। अब आपके पास तो क्वेश्चन, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है और आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए मेरा सजेशन रहेगा तो इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पहले 8 जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए तो वो अगर नहीं सही नहीं है तो 1 आधा 2 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा सॉल्व किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमें 3 घंटे में 3 आवर्स में हमें ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, अच्छी तरह से उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है। लुक हियर क्या दिया है, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस। जैसे आपको नीट और जेई में हर एक क्वेश्चन के, या फिर एमएसटी सीईटी में हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। हमें पता है कि उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ही आंसर सही रहेगा। तो इसका मतलब आंसर सही रहने का चांस हमारा 1/4 है, क्योंकि ऑप्शंस 4 है, उसमें से एक आंसर सही है, एक ऑप्शन सही है, तो आंसर सही रहने का चांस है 1/4। आउट ऑफ 4 एक ही सही है, 4 मल्टीपल चॉइसेस मतलब 4 वहाँ पे ऑप्शंस है और उन 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, तो सही रहने का चांस है, सही रहने का प्रोबेबिलिटी या फिर सही रहने का चांस है 1/4।
ठीक है, देयर आर 5 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 5, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में n इक्वल्स टू 5 ले सकते हैं। ओके, सही रहने का चांस कितना है 1/4। अगर p 1/4 है तो q इक्वल्स टू हम p हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी रहता है तो q रहेगा फेलियर का प्रोबेबिलिटी, q इक्वल्स टू p माइनस 1 सॉरी q इक्वल्स टू 1 माइनस p। हमें पता है p प्लस q इक्वल्स टू 1 रहता है, अगर p प्लस q इक्वल्स टू 1 है तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p, इसका मतलब q इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो फेलियर का चांस 3/4 है, सक्सेस का चांस 1/4 है। ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। अ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग टू गेस द आंसर, गेस कर रहा है आंसर को। द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। गेस मतलब उसे पक्का पता नहीं है, जिसे थूका मारना कहते हैं, इसे पक्का पता नहीं है आंसर क्या रहेगा। अ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग टू गेस द आंसर, वो गेस कर रहा है। अगर यहाँ पे फिक्स है तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी दिस टर्म रिलेटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब जहां पे श्योर शॉट हमें पता नहीं है कुछ भी, जैसे कॉइन टॉस करते हैं हेड या टेल रहेगा, श्योरली हम बता नहीं सकते हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा, ठीक है। तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही हम प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दिया है अ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग टू गेस द आंसर, द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। x इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करेक्टली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गेट एग्जैक्टली 3 आंसर्स करेक्ट। Now look here, x follows the binomial distribution b, n equals to 5 है and p equals to 1/4 है। Now PMF of x is given by random variable x का PMF देखिए किस प्रकार से यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। P of capital X equals to small x equals to NCX p रेज टू एक्स q रेज टू n माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें किसका फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट विल गेट एग्जैक्टली 3 आंसर्स करेक्ट, मतलब x इक्वल्स टू 3। व्हाट इज x, नंबर ऑफ आंसर्स करेक्टली। द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। ओके, देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू 3 रहेगा। तो यहाँ पे n हमें पता है 5c3, x का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 1/4 है, 1/4 रेज टू x मतलब 3, q का वैल्यू 4/3 है, 3/4 है, q इज 3/4, n माइनस x मतलब 5 - 3। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ का जो x है, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर्मूला में, x इक्वल्स टू क्या है 0 1 2 3 4 देयर आर 5 क्वेश्चंस, तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। लुक हियर, x के जो वैल्यू हमारे पास है, x के वैल्यू 0 से लेके 5 तक रहेंगे। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 3, 5c3 1/4 रेज टू 3, 3/4 रेज टू 5 - 3। नाउ देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला हमारे पास है। व्हाट इज NCR, यहाँ पे लिखता हूं मैं, NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ 1/4 का क्यूब मतलब 1/4 क्यूब, 4 का क्यूब कितना है 64, 3/4 रेज टू 5 - 3 मतलब 3/4 का स्क्वायर रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, अगर हम 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करते हैं तो न्यूमरेटर में 5 इंटू 4 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रहेगा, समझ रहे ना आप। नाउ इनटू ये 1/64, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16, ये रहेगा 9/16, ठीक है। तो इस 4 से, ये जो 4 है, इस 4 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं। 4 से अगर 16 को डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 2 8, 64 इंटू 8 512 रहेगा, 5 इंटू 9 45, तो हमारा आंसर रहेगा 45/512। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर यहाँ का। किसका फाइनल आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गेट एग्जैक्टली 3 आंसर्स करेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, ये लिखना ज़रूरी है, द प्रोबेबिलिटी
that the student will get what? Exactly 3 answers correct. Exactly 3 answers correct. Exactly 3 answers correct. इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 45/512. ओके, ठीक है, 512 रहेगा, 45/512. तो देखिए अब ये 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा. ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इसके लिए 1 मार्क, और यहाँ का जो फाइनल आंसर है इसके लिए 1 मार्क. इस प्रकार से 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. अब सॉल्यूशन देख के आपको पता चल रहा होगा कि इतने बड़े सॉल्यूशन के लिए 2 मार्क्स बहुत कम हो गए, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछना चाहिए था, लेकिन पेपर सेटर ने यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए दिया है. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक का पोर्शन था, ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं. 3 to 14 मतलब 12 क्वेश्चंस है. इसमें से पहले 6 क्वेश्चन, जनरली पहले 6 क्वेश्चंस पार्ट 1 पे रहेंगे और बाद के 6 क्वेश्चंस पार्ट 2 पे रहेंगे. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा. और ये जो कंप्लीट है विथ ऑप्शंस, ये जो है ये 24 मार्क्स के लिए है, क्योंकि 12 क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, मतलब विथ ऑप्शंस 24 मार्क्स के लिए. लेकिन हमें इसमें से सिर्फ 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो हर एक क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स हम कंसीडर करते हैं तो 8 क्वेश्चंस के लिए 16 मार्क्स, मतलब सेक्शन बी जो रहेगा ये 16 मार्क्स के लिए. सेक्शन ए जो हमारा है ये 20 मार्क्स के लिए है और सेक्शन बी 16 मार्क्स के लिए. तो देखिए 1 दिसंबर 2020 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था री एग्जामिनेशन में, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, तो उस क्वेश्चन पेपर से हमने अभी तक पार्ट 1 में 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है. 20 मार्क्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से देखे. और आज का जो पार्ट 2 है इस सीरीज का, यहाँ पे हमने सेक्शन बी जो 16 मार्क्स के लिए, उसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, टोटल जितने 14 क्वेश्चंस थे, इन सभी 14 क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है. मैंने आपको स्टेप वाइज मार्क्स भी यहाँ पे दिए हैं, लिख के दिए है कि कौन से स्टेप्स को मार्क्स रहेंगे. जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कौन से स्टेप को यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सॉल्यूशन इसी प्रकार से लिखना है. आंसर पेपर में लिखते समय हमें बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशंस लिखने हैं. इसके लिए हमारा प्रैक्टिस रहना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ स्टडी करके नहीं चलेगा, हमें एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है तो उस प्रकार का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना भी हमारे लिए नेसेसरी है. तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए. साल भर में हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपसे करवाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना है. और देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो इजी मैथ्स विद पीएन सर क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम अकाउंट का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. और हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स है, उन सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप उसे ज़रूर देखिए. ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.